दोस्तों, बीते कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित हैं। कितने? 96,000 से भी ज्यादा। और जब इतने सारे मामले लंबित हैं तो बात उठती है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कुछ होता ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जाके जब इतने मामले लंबित हैं तो देश में तो करोड़ों हो गए। तो फिर सोल्यूशन नीचे से निकले या ऊपर से निकले? तो ऊपर से निकालने की कोशिश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि पुराने मामलों को निपटाने के लिए हम नए प्रयास करेंगे। और क्या प्रयास किया है? उन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे नई बेंच जो सिर्फ पुराने मामलों को सुनेगी और उनको जल्दी से जल्दी निपटाएगी। तो आखिर ये क्या मसला है, चलिए समझते हैं इस बात को। कि 4 नई विशेष बेंच बन रही हैं और सीजीआई कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। उन्होंने ये बात कह दी है। अब इस बात को समझिए जरा कि सूर्यकांत जी ने ये बात क्यों कही। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि कई ऐसे पुराने मामले थे जो 90 के दशक के थे, आज से लगभग 40 साल पुराने से भी ज्यादा थे। तो ऐसे में बात है कि उसको निपटाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला इतना लंबित है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में तो और पुराने हो सकते हैं। तो अब 4 नई विशेष बेंच बनेगी। और ये बेंच किस प्रकार की? देखिए, कई बार आपके यूपीएससी में या किसी भी पीसीएस का सवाल आता रहता है कि ये बेंच क्या है, कितनी बेंच होती है, डिवीजन बेंच क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 800 पुराने मामले निपटाने के लिए 4 बेंच बनी है, जिसका काम ही यही है कि हम यही निपटाएंगे पुराने मामले। और 13 जुलाई से 2026 से लागू है। अब पुराने मामले तो हैं 96,045, लेकिन 800 ऐसे मामले हैं जिनके लिए खास ये 4 बेंच है, यानी कि हर बेंच जो है 200 मामले निपटाएगी। और प्रयास ये भी रहेगा कि आगे चल के इन मामलों को भी निपटाया जाए। और भी बेंच बनेंगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिवीजन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये पता चलेगा आपको। फिर उसके बाद अगली बात है 1986 से 1991 तक जैसे पुराने मामले उनको निपटाने के लिए है। और यह स्थायी व्यवस्था है, यानी कि आमतौर पर जो पुराने मसले होते थे वो चलते रहते थे, लेकिन एक स्थायी व्यवस्था बना दी कि पुराने मसलों को निपटाने के लिए हम बेंच बनाएंगे। ये पहली बार है। और निपटारे से तेज नई फाइलिंग होगी, यानी कि एक समस्या ये भी है, देखिए, कि निपटारे से तेज नई फाइलिंग, यानी कि अब आप सोचिए कि एक तरफ आप पुराने मामले निपटा रहे हैं और दूसरी तरफ नए मामले आते जा रहे हैं। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 संकट है। एक तो वो सबसे ऊपर का कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और दूसरी तरफ जब वहीं पे मामले इतने लंबित है, वो निपटाने की भी कोशिश करें तो पीछे से बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सिस्टम तो पीछे से भी सुधारना पड़ेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको हम कहते हैं, और एक होता है हम जिसको डिवीजन बेंच कहते हैं, सामान्य पीठ। तो सामान्य पीठ, ये जो बेंच बनी है इसे विशेष बेंच कहा गया है, स्पेशल बेंच। लेकिन है ये क्या? ये डिवीजन बेंच, यानी कि यहाँ पे डिवीजन बेंच में 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो 2 जज होंगे या फिर 3 जज होंगे। तो यहाँ पे कभी कभी 3, कभी कभी 2, तो ये आमतौर पर रहता है। और संविधान पीठ पे क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जज होते हैं मिनिमम। लेकिन ये आम जो रोजमर्रा के सुप्रीम कोर्ट में मामले आते रहते हैं, आम मामले, वहां तक तो ठीक है, डिवीजन बेंच से चल जाता है, 2 जज बैठ के फिर फैसला कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 बैठ जाएंगे। लेकिन जहां पे विशेष परिस्थितियां हों वहां पे 5 कम से कम जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, तब वो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। 5 से ऊपर भी हो सकते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे नंबर, और भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है संविधान की व्याख्या से जुड़ा अगर कोई मामला है, या कोई ऐसा मामला है कानून का सब कुछ व्याख्या जरूरी है, या काफी गहराई में वहां पे विश्लेषण जरूरी है, और मुख्य रूप से जिसमें अंत में हम किसी कानून की गहराई में जाते हैं, तो सबसे बड़ा इस देश का कौन सा है कानून? वो इस देश का कानून संविधान है। तो उससे जुड़े हुए जो मसले होते हैं, बहुत ही पेचीदा मसले होते हैं, वहां पे ये काम करती है बेंच। क्योंकि ज्यादा बेंच बड़ी बेंच है, यानी कि ज्यादा जजों की राय है। आमतौर पर यही होता है कि किसी मामले पर कुछ 5 जजों की बेंच है, अब उस मामले पर दोबारा कभी कुछ सोचा या डिसीजन लिया जाएगा तो क्या होगा, उससे ज्यादा जजों की बेंच होगी, तभी उस पर डिसीजन आएगा और फिर वो डिसीजन मान्य होगा। तो आमतौर पर यही होता है कि ऐसे कई मसले हैं जिसमें कि हम उस मसले को दोबारा से विचार करने के लिए बड़ी जजों की बेंच बना चुके हैं। आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसे 1-2 उदाहरण है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए, ये सावधान जो प्रावधान है कहाँ पे? अनुच्छेद 145(3). तो 145(3) संविधान पीठ गठन की अनिवार्यता बताता है। किसी संदर्भ की सुनवाई हेतु कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामले के निर्णय के लिए शामिल होने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। 145(3), 145 और 3 अब भारतीय संविधान में। और ये जो प्रयास है ये 2026 से नहीं है, दरअसल 2022 के दौरान जो उदय उमेश ललित, जिनको हम यूयू ललित कहते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष भर में कम से कम एक संविधान पीठ अवश्य कार्य करेगी।
और यही परंपरा आगे फिर चंद्रचूड़ जो थे सीजीआई, फिर उसके बाद सीजीआई सूर्यकांत वो लेके आए। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रयास पहले से नहीं हुए, प्रयास पहले से हुए हैं। अब देखिए जज अब 4 ही बेंच बन गई, तो हमने एक संख्या बढ़ा दी और इसको ज्यादा इंटेंस करने का प्रयास किया है। तो अब बात अगली ये आती है, क्योंकि आप देखें तो कई ऐसे, अभी हाल फिलहाल में क्या केस आया था, सीजेआई को गाली देने का आपने केस सुना होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं ये और भी कई ऐसे मामले हैं जहां पे बार बार वीडियो आपको रिकॉर्डिंग सुनने में आती है कि जो न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे मामले पेंडिंग है, वो मामले क्यों नहीं निपट रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की एक शुरुआत हम कह सकते हैं, या एक और पहल कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये नए रोस्टर के तहत जो 4 बेंच है वो काम कब करेगी। देखिए, सोमवार और शुक्रवार को मिसलेनियस डेज कहलाता है, यानी कि नई याचिकाएं और शुरुआती कार्रवाई के लिए कोई नया मामला आता है हाल फिलहाल का, जैसे मान लीजिए अभी कोई आ जाए तो उसके लिए होगा, ये होता है मिसलेनियस डेज कहते हैं, सोमवार और शुक्रवार। तो ये बेंच इस दिन काम नहीं करेगी। इस बेंच का काम होगा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि नॉन मिसलेनियस डेज, पुराने मामलों की विशेष बेंच और लंबित बहस, जो लंबी बहस होगी और नियमित होती है और वो काफी लंबी चलती है उसके लिए, या फिर पुराने मामले हैं जैसे मैंने बताया 1987 से 1991 वाले जो मामले हैं वो यही नॉन मिसलेनियस डेज, याद रखिएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार यानी कि हफ्ते का पहला दिन, और इधर पीछे से शुक्रवार, ये 2 दिन होता है मिसलेनियस का नई याचिकाओं के लिए। अब इसके बाद जो बेंच है उस बेंच में देखें तो एक तरफ आपको अध्यक्षता जिनकी है और मामले के प्रकार किस प्रकार करेंगे। देखिए 2 तरह के मामले होते हैं, एक तो या तो सिविल है या तो क्रिमिनल है। तो 2 कर दिए सिविल के लिए, 2 कर दिए क्रिमिनल के लिए, और अनुमानित जो सबके रहेंगे यानी कि 200 मामले निपटाने हैं सबको, यानी कि वो हो गए कितने, 2 2 4 2 6 और 2 800। तो ये पूरी बात है, ये टारगेट है इनका। और पूरा डेटा अगर हम देखें निपटाने, हम एक बात करें नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक मामलों की संख्या हम देखें तो ये 96,045 के आसपास है, लगभग 96,000 से ऊपर हम कह सकते हैं। और सबसे पुराना मामला जो है वो कौन सा है, 1986 का है, 90 जो ये सिविल का है, और क्रिमिनल का है 1991 का। और 2025 में जो नए दाखिल मामले हैं 74,402 है। चलिए, अब इसके बाद ये तो हो गया कुल मामलों में सिविल के जो हैं 96,000 में 74,244 है, क्रिमिनल के 21,000, यानी कि क्रिमिनल के मामले कम है, सिविल के मामले ज्यादा होते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़े तो एक बात बड़ी जरूरी है आपके लिए, इन सारी बातों का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो पेंडेंसी है उसको निपटाने के लिए एक बड़ा कदम तो उठाया गया है। अब लेकिन यहाँ पे बात आती है पुराने मामले को समर्पित बेंच मिलने से दशकों से जो लोग इंसाफ में बैठे थे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं, आप किसी को दावा करते हैं मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें हाई कोर्ट लेके जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट लेके आखिरी बात बोलते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि वहां जल्दी जल्दी फैसला हो। तो वो प्रयास कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि जो नई फाइलिंग हो रही है उसको भी तो कम कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पे एक बात यह है कि आगे चल के हो सकता है कि कुछ जो संवैधानिक मसलों के सवाल हैं, कानून की बहुत क्लियरिटी जिसमें चाहिए, वहां पे कुछ बड़ी बेंच भी आने वाले दिनों में बनेगी। जैसे हमने कहा था ना कि कुछ किसी मामले पे अगर और बड़ा डिसीजन चाहिए तो जजों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। फिर एक बात जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कही कि गेम चेंजर उपाय ये हो सकता है कि विवादों को अदालत के बाहर सुलझाया जाए। तो इसके लिए कानून क्या प्रक्रिया अपना सकता है, क्या प्रयास कराया जा सकता है मध्यस्थता का, ये देखा जाएगा। और एक राष्ट्रीय नीति की बात की गई कि हम पेंडेंसी को कैसे निपटाएं और कैसे हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जल्दी से जल्दी देश की कानून व्यवस्था में कई मामले जल्दी से जल्दी निपट जाएं। अब ये सारी बातें हो गई हैं तो मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को के मुख्य न्यायाधीश को और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है या किस प्रकार की है? अगर आपको ये पता है तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक जरूरी जानकारी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर यूपीएससी की तैयारी चाहता है कि इस प्रकार से करे कि उसकी पूरी यूपीएससी की तैयारी चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो तैयार हो जाए जीएस की। लेकिन अब सवाल यह है कि आपको चाहिए क्लास दिल्ली वाली, आपको चाहिए क्लास करोल बाग वाली, आपको चाहिए क्लास नोएडा वाली, तो आप घर बैठे कैसे प्राप्त करेंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप पे वही क्लासेस के लिए एक जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि क्लासेस एग्जैक्टली वही रहने वाली हैं जो करोल बाग और नोएडा में है, लेकिन वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे एक्सेस मिलेगा।
और ये क्लासेस की वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। आप जितनी बार चाहे उतनी बार देखें, जितनी बार रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम करें। आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। कोई भी सेशन आपके लिए जरूरी है, डाउट सेशन या हम कह सकते हैं एकेडमिक सपोर्ट, वो इसमें आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको जो मिलेंगी, इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप सीधे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। सबसे बेस्ट है 8750187501। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।